दर्शकों नमस्कार। एशियन टुडे के इस खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है और हम स्वागत करते हैं हमारे युवा शिक्षक देवेंद्र जोशी देव का स्वागत करते हैं, जो यहाँ पर कोचिंग क्लासेस चलाते हैं और अच्छा करियर गाइडेंस भी देते हैं और साथ में एक अच्छे विचारों की सकारात्मकता के साथ यहाँ पर समाज सेवा के रूप में भी इन दिनों काफ़ी सक्रिय हैं। देव, स्वागत है आपका। किस तरह से ये जो शिक्षण का जो अध्यापन का सिलसिला है कब शुरू हुआ? जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं लगभग 10 वर्षों से इस क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैंने दिल्ली के अंदर जो यूपीएससी आईएएस वगैरह की तैयारी करते हैं उन स्टूडेंट्स को गाइड किया था और चूरू में लगभग 5 सालों से मैं कोचिंग चला रहा हूँ और मैं कई कॉलेजों में भी शिक्षण का कार्य करता हूँ। जी, अभी पार्ट टाइम में कॉलेज में भी आप समय देते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। कॉलेज में मुझे गेस्ट लेक्चर के रूप में बुलाया जाता है। मैं ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में मेरा स्पेशलाइजेशन है पढ़ाई का, तो उसी के दौरान मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। बाकी कोचिंग में जीके और साइकोलॉजी में अध्यापन करवाता हूँ। नहीं, ये चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी किस विषय पर ज़्यादा पकड़ है। कोचिंग क्लासेज तो बहुत सारी है, अपने ज़िला मुख्यालय पर है, ज़िले भर में भी है। तो बच्चे जो भी है, प्रतिभागी है, जो तैयारियां कर रहे हैं, तो उनको जुड़ाव तभी बनता है कि उनको आउटपुट मिलता है। किस तरह से आप बच्चों का पूरा उनसे दिमाग से जुड़ पाते हैं, उनको समझा पाते हैं। आज घर पे पढ़ना भी, बहुत से बच्चे घर पर भी पढ़ते हैं, कई बच्चे कोचिंग का भी सिलसिला चला है। तो ये कोचिंग किस तरह से कारगर साबित होती है, पहले तो हम इसी पर जानना चाहेंगे। जी, देखिए सर, आजकल जो कंपटीशन का दौर है वो बहुत ज़्यादा टफ हो गया है पहले के मुकाबले, क्योंकि सूचनाएं हर तरफ मौजूद हैं। आज आप इंटरनेट खोलेंगे तो आपको आज के दिन में क्या हुआ, पिछले एक महीने में क्या हुआ, सारा करंट पता चल जाएगा। तो कंपटीशन टफ हो गया है। दूसरा, जीके और साइकोलॉजी की भूमिका, जैसे हमारे राजस्थान में टीचिंग्स के जो जॉब हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरशिप, उसमें जीके की भूमिका ज़्यादा है। तो जीके का दायरा बहुत बड़ा है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, करेंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इतने सारे विषयों को पढ़ना एक साथ एक स्टूडेंट के लिए थोड़ा मुश्किल रहता है। कोचिंग क्लासेस इसी को आसान बना देती है। जो अवधारणाएं हैं बेसिकली उनको हम कंसेप्ट के रूप में क्लियर करवाते हैं, तो उसी को अगर व्यक्ति समझ गया तो परीक्षा में जो क्वेश्चन आएगा वो कर पाएगा। तो जीके और साइकोलॉजी की भूमिका आज इन टीचिंग जॉब्स में ज़्यादा है। बाकी जीके की भूमिका तो हर परीक्षा में ही। एक बच्चे के लिए रोजाना कितना समय देते हैं आप उनकी, जब कोचिंग में एक साथ काफ़ी आते हैं? क्योंकि आपके लिए तो बच्चे ही हैं, वो चाहे भले ही उन्होंने बीएड कर रखा हो या किसी भी तरह शादीशुदा हो या बच्चा हो, तो वो एक गुरु माना जाता है। वो उम्र उसकी नहीं देखी जाती है। जी, सही बात है। तो कितने एक साथ बैच चलता है? देखिए, डिपेंड करता है सर वैकेंसीज के ऊपर। जब हमारे पास वैकेंसी से अभी आगे फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड आने वाली है, तो हमारे पूरे इंस्टीट्यूट में हज़ारों विद्यार्थी पढ़ते हैं। चूरू से तो आते ही हैं, चूरू के आसपास से गांव हुए, तारानगर, सरदार से, सुजानगढ़, रतनगढ़, वहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। दूसरा, उम्र की बात कही तो अभी राजस्थान सरकार ने परीक्षा देने की उम्र वो बढ़ा दी है। जी, पहले जनरल के लिए 35 साल थी, अब 5 साल इसको बढ़ा दिया गया। जनरल के लिए? हाँ जी, ये बहुत अच्छी सौगात है। हाँ जी, तो जनरल का जो व्यक्ति वो 40 साल तक परीक्षा दे सकता है। महिलाएं, SC, ST और OBC के लिए वो सीमा 5 साल और जुड़ जाती है। और अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो 5 साल फिर उसके साथ भी जुड़ जाएगी, तो 45 साल तक लोग परीक्षा दे सकते हैं। इसीलिए बड़े तो अभी देखिए, राज्य सरकार की तरफ से काफी भर्तियां शुरू की गई है। केंद्र सरकार भी SSC के थ्रू नियुक्तियां कर रही है। तो राज्य सरकार की मुख्य रूप से अभी भर्तियां क्या निकाली गई है? देखिए, एक तो ये चुनावी साल है, तो अभी अप्रैल से भर्तियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी वर्तमान में एक तो सूचना सहायक, एक पुलिस कांस्टेबल, उसके अलावा महिला पर्यवेक्षक, RAS, ये भर्तियां तो निकल चुकी हैं। उसके अलावा पशुधन सहायक है और बहुत सारी भर्तियां अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे फिजियोथेरेपी की है, LDC की भी है। हाँ जी, LDC की तो आने वाली है। मतलब पिछले 10 दिनों में 4,500 भर्तियां निकली हैं पिछले 10 दिन। हाँ जी, तो हर रोज का एवरेज 450 गया। तो आपका काम भी बढ़ गया होगा। जी, हमारा काम तो यही है। वैसे हमारा काम फर्क तो पड़ता ही है। एक तो रूटीन की जो आप तैयारियां करवाते हैं, एक स्पेशलाइजेशन होता है कि इस एग्जाम के लिए तैयारी करवानी है, तो खुद को भी उसी तरीके से पूरा जी निश्चित रूप से माइंड मेकअप करना पड़ता है। आगे ऐसा दौर आएगा कि पूरे दिन में समय नहीं मिलेगा। ये सभी अपने अकॉर्डिंग बैच शुरू करते हैं। सुबह लगभग 6 बजे से हमारे बैचेस शुरू हो जाते हैं, रात को 8 से 9 बजे तक क्लासेस चलती हैं। ये चीज़ है, क्योंकि कंपटीशन भी, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, तो सभी व्यक्ति सरकारी नौकरी के थ्रू जो है वो एक स्टेबलाइजेशन जिंदगी में चाहते हैं। ये कहानी। तो ये जो अवधारणा लोगों में बनी है कोचिंग का, तो कितने लाभप्रद ये जो लोग आते हैं सोचकर आपके पास कि कोचिंग ज्वाइन की जाए, पढ़ा जाए, तो कितना लाभ मिलता है? आप उनसे जब इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत होती है, क्योंकि ये चीज़ तो आप भी जानना चाहते हैं कि जब आप बच्चों को सिखा रहे हैं वहाँ पर, तो कितना उनको इस चीज़ के लिए कितने प्रतिशत वो और ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं अपने आप में?
देखिए सर, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। हमारी जो कोचिंग में जो आते हैं उनका एक ही लक्ष्य होता है सरकारी नौकरी प्राप्त करना, लेकिन हकीकत ये है कि सभी सेलेक्ट नहीं हो सकते, है ना। क्योंकि जो एकदम से मेहनत करेगा, हम जो कोचिंग में पढ़ाते हैं उस दिन जाके पढ़े, क्वेश्चन निकाले, बहुत लंबी चौड़ी कहानी जो मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा स्पेशली मेरा ये टारगेट है कि जो कोचिंग में आए, जैसे हम लोग जैसे पढ़ाते हैं सारे विषय, तो पढ़ाने में वो स्पेशलाइजेशन हासिल करे, उसके बाद में अगर वो निजी क्षेत्र में भी काम कर रहा है तो वहाँ भी उसके लिए सफलता के रास्ते खुले रहें। जैसे अगर वो सरकारी में सफल नहीं हो पाता है हाँ, तो जैसे अभी 2 साल पहले मेरे पास एक स्टूडेंट पढ़ने के लिए आया, वो सफल नहीं हो पाया, कुछ एक नंबर से रह गया, लेकिन उसने अपने घर के पास में एक कोचिंग खोल ली 10th और 12th तक की। तो आज वो है महीने में लाख रुपए कम से कम कमा रहा है और आगे की तैयारी भी कर रहा है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। बाकी मेरा ये मानना है, अगर आप शिक्षित हैं, आपकी अपने विषय पर पकड़ है, तो आपके लिए रोजगार की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। यहाँ एक ढांचा बना हुआ है, सरकारी नौकरी में जाना है, उसमें क्या है, भविष्य सुरक्षित है। लेकिन मेरा ये मानना है कि नौकरी चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो या खुद का जॉब हो, अगर आप में काबिलियत है तो आप हर मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। पैसा अथाह है निजी क्षेत्र में भी, उसमें कोई देखिए काम, अब जैसे आप भी तो कहीं ना कहीं पढ़े ही हैं, और अब पढ़ने के बाद में आज आपने ये कोचिंग का जो एक व्यवसाय मान लीजिए शुरू किया है, क्योंकि किसी वक्त ट्यूशन का समय था जब शिक्षक वो घर पर जाकर पढ़ाते थे, फिर बच्चे उनके घर आने लगे, अब उसी का दायरा बढ़ के उसी को कोचिंग का नाम दे दिया गया है। तो ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं आपने बताई है, किस तरह से बच्चे तैयारी करें, एक बहुत बड़ी एक उनके सवाल रहता है कि जो जिसने अगर 5-7 एग्जाम का पहले कर लिया हो, टेस्ट एक तरह से ट्राई कर लिया हो, उसके लिए तो एक समझ में आ जाता है कि मुझे, मैं यहाँ विफल हुआ तो मुझे इस बार इस तरह से पढ़ना है। तो साइकोलॉजिकल रूप से किस तरह से एक जो स्टूडेंट है या प्रतिभागी है उसको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए? देखिए सर, मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। एक होता है पढ़ने का तरीका। ज़्यादातर स्टूडेंट जो हमारे पास आते हैं वो कहते हैं हम 5-5 घंटे लगातार पढ़ते हैं, 3 घंटे पढ़ते हैं। तो पढ़ना जो है वो एक बार में 50 मिनट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आप 50 मिनट के लिए टेबल कुर्सी बैठ लिए, पढ़ लिया आपने, फिर आप एक ब्रेक लीजिए 5-7 मिनट का। जैसे आप अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी जो भी पढ़ रहे हैं, फिर उस ब्रेक में आपको जो भूगोल के नक्शे हैं, जैसे राजस्थान का, वर्ल्ड का, इंडिया का, वो देखना ज़रूरी है। इस ब्रेक में आप पानी पीजिए, फिर आकर के आप रफ कॉपी निकालिए और ये लिखिए कि मैंने अभी पढ़ा क्या है। इससे क्या होगा, आपके दिमाग को एक ट्रेनिंग मिलेगी कि जो आप पढ़ रहे हैं उसकी टेस्टिंग हर 1 घंटे बाद होगी, रिवीजन हो जाएगा और ढंग से आपको पढ़ना है, साथ साथ में रिवीजन। हाँ जी, तो पढ़ने का तो ये तरीका होगा। फिर हर विषय को पढ़ने का तरीका होगा। जैसे ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो बिना नक्शे की जानकारी आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आजकल कंपटीशन में क्या पूछते हैं, जिले का आकार कैसा है, कौन से जिले आपस में जुड़े हुए हैं, नदी किस दिशा से बह रही है, नदी के दाएं बाएं की नदियां कौन सी हैं। तो डीप में नॉलेज बहुत जरूरी है, तो आपको इस तरह पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी अगर आप पढ़ रहे हैं, जैसे राजनीति विज्ञान या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए आपको समसामयिक घटनाएं देखनी जरूरी है। जैसे अभी हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय ने अपने अपने स्तर पर अध्यादेश जारी किए, तो अध्यादेश से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में पूछ सकते हैं। कौन से अध्यादेश जारी हुए? हाँ, कौन से अध्यादेश जारी हुए, किस आर्टिकल में अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश का प्रभाव कितने महीने रहता है, राष्ट्रपति की शक्तियां उस मामले में क्या है, क्या संयुक्त बैठक हो सकती है क्या। तो उस अध्यादेश से जुड़े हुए 5-10 सवाल आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो मेन कहानी क्या है कि वर्तमान में जो घटनाएं चल रही हैं, जैसे अभी भूगोल में लूनी नदी है, उसका थोड़ा सा एक सूचना बदली है राजस्थान सरकार ने, तो उससे जुड़ी अब सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होगी। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, इसके बाएं किनारे से कौन सी मिलती हैं। तो कंपटीशन टफ नहीं है, बस एक नजरिया विद्यार्थियों को बदलना पड़ेगा। ये चीज देखिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपको जीवन में सफल होना है, तरक्की करनी है या कुछ एक अच्छा जॉब हासिल करना है, तो उसके लिए मेहनत तो देखिए मांगते हैं, क्योंकि दायरा बढ़ गया है। बिल्कुल सर, कहते हैं कि जैसे सामान्य ज्ञान है जीके, उसका भी एक अथाह आज तक कोई तोड़ नहीं पा पाया कि साहब यहाँ तक आप पढ़ लीजिए, उसके बाद में जीके खत्म है। आप मानते हैं इस बात? बिल्कुल, क्योंकि आपके सामने भी ये सवाल आते होंगे कि सर जीके को हम कितना पढ़े, किस कदर पढ़े, क्या समझते हैं, आपकी नजर में जीके क्या है? देखिए सर, जनरल नॉलेज का दायरा बहुत अच्छा है। एक कहा जाता है कि सूरज के नीचे जितना भी फैला हुआ है उसकी रोशनी में, वो सारा ही जीके है। आसपास घटनाएं से हर रोज इकोनॉमी बदल रही है, हर रोज पॉलिटी बदल रही है, नई चीजें आ रही है, ज्योग्राफी तो बदल ही रही है। तो आजकल दायरा मैं आपको बताऊं, पर एक परीक्षार्थी के सामने उसका एक सिलेबस होता है। सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए होते हैं उसको उसी पर सीमित रहना है। जैसे मैं बात करूँ आगे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्ती आ रही है, उसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस और टेक्नोलॉजी फर्स्ट ग्रेड में है और राजस्थान का कल्चर वगैरह उसमें है। तो उससे जुड़ी हुई नई चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि राजस्थान में किस किले को सरकार ने संरक्षण क्षेत्र घोषित किया, किस किले में मरम्मत जारी, उससे जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। करंट अफेयर से हो गया एकदम। हाँ जी, तो ये जो भी घटनाएं घट रही हैं किस कदर अपडेट रहे हैं डेली न्यूज़पेपर से? बिल्कुल, बहुत आसान है। रोज अखबार पढ़ें, उसमें आप अपने विषय के अनुसार छांट लीजिए। उसमें जैसे मैं आपको बताऊँ, कल का अखबार था, कल के अखबार में आया कांकणी क्षेत्र,
जहाँ पर सलमान खान ने भी हिरण का मामला चल रहा है, तो परीक्षार्थी पूछेगा ये जो क्षेत्र ये क्यों प्रसिद्ध रहा है। अच्छा, क्यों चर्चित रहा है? हाँ जी। दूसरा, अभी हमारा जो DRDO है उसने कुछ जो अपने हथियार बनाते हैं उसको निजी क्षेत्र में भी लाने का निर्णय लिया है। उसमें एक शब्द आया था कि नाग एक मिसाइल है जो एंटी टैंक मिसाइल है। तो परीक्षार्थियों से साइंस में पूछ लेगा कि भाई नाग क्या है, मिसाइल है, कोई और चीज़ है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते। तो बहुत आसान हो चुका है। तो एक तो वीकली बुकलेट आती है जैसे प्रतियोगिता दर्पण अच्छी किताब है, और एक अखबार आप कोई सा भी छांट लें, उन दोनों से आप देखिए कि इस महीने में क्या हलचल हमारे देश में, राज्य में और दुनिया में हुई, क्योंकि तीनों स्तर की परीक्षा उसी को खुद का सब्जेक्ट लेना जरूरी है। न कि आप पूरी किताब को खंगाले, पूरे टॉपिक के बजाय जो जिस पर आपका फोकस है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसी पर केंद्रित रहें। हाँ, मतलब अभी क्या है, जीके की हम बात करें तो जीके में ज्यादातर क्वेश्चन वर्तमान घटनाओं से आ रहे हैं। जैसे अध्यादेश का मुद्दा है तो अध्यादेश अभी रिसेंट में चल रहा है, तो अध्यादेश को लेकर पॉलिटी में क्या व्यवस्था की गई उसके सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अभी एक नदी में जैसे बाढ़ आ गई, जैसे पिछली बार राजस्थान में चंबल नदी के साथ कुछ नई घटनाएं जुड़ी थी, तो चंबल में एक मगरमच्छों का एक अभ्यारण्य बना रखा है, इन सीटू कंजर्वेशन क्षेत्र बना रखा है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। तो 80% जो क्वेश्चन है जीके में वो समसामयिक घटनाओं से ही आ रहे हैं, क्योंकि इन कमीशंस ने क्लियर कर दिया कि हम ऐसे विद्यार्थी चाहिए जो आज की हर घटना पर पैनी नजर रखते हों। तो हर विषय में चीज जुड़ती है। जैसे पिछली बार फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में क्वेश्चन आया था कि बीटी क्या है। अब बीटी, हाँ जी, उसका नाम है बेसिलस thuringiensis। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। तो हमारे देश में बैंगन और जो कपास है इनकी फसलों में नया प्रयोग किया जा रहा है इस तकनीक के द्वारा। तो उन्होंने एकदम सरल सवाल पूछ लिया कि बीटी की फुल फॉर्म बताइए, उसको भी ज्यादातर विद्यार्थी गलत करके नहीं कर पाए, जबकि मैंने इसको क्लास में इनको बताया था, इसकी फुल फॉर्म बताई थी, इसकी पूरी टेक्नोलॉजी बताई थी। तो बेसिकली कोचिंग है वो कहीं ना कहीं जनरल नॉलेज के आसपास ही घूमती रहती है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत। क्योंकि मुख्य जो एक मुद्दा रहता है तैयारी का, और जो बुक्स वगैरह है वो तो कोई भी कैंडिडेट है वो घर पे पढ़ सकता है, लेकिन जीके को समझना बहुत टफ है ना। सर बताऊँ इसका कारण क्या है। जैसे हमारे यहाँ जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें जीके में सारे विषय आते हैं, जैसे हिस्ट्री आ गई, पॉलिटी आ गई, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब है। एक विद्यार्थी जो अपनी डिग्री पूरी करता है, जैसे किसी ने बीए किया, किसी ने बीएससी, किसी ने बीकॉम, तो बीए करने वाला साइंस नहीं पढ़ेगा कभी, और बीएससी करने वाला ह्यूमैनिटीज के विषय नहीं पढ़ेगा, और कॉमर्स वाला उन दोनों को नहीं पढ़ेगा। तो जब कंपटीशन देंगे तो ये सारे एक समान धरातल पर आ जाते हैं जी। ये थोड़ी सी दिक्कत है, ये अलग है। हाँ। बाकी एक चीज मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा जी कि जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड करते हैं, तो पढ़ाई का जो ढर्रा है ना वो बड़ा मतलब खराब हो चुका है हमारे यहाँ पे। पूरे साल एक तो पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा से ठीक पहले 1 वीक सीरीज लेकर के आते हैं। ये मैं सभी की बात बता रहा हूँ, 1 महीना भी नहीं पढ़ते हैं, 15-20 दिन पढ़ेंगे। फिर क्या होता है, क्वेश्चन हमें यूनिवर्सिटी और कॉलेज के पता चल जाते हैं। मैं भी कई कॉलेजों में पढ़ाता हूँ, विद्यार्थी मेरे पास आते हैं, बोले सर 5-10 क्वेश्चन बता दो जो आने वाले। मैं कभी नहीं बताता, क्योंकि इससे क्या उसका पढ़ने का दायरा सीमित हो जाएगा। क्वेश्चन का पता चल जाता है, 1 वीक सीरीज के बाहर नहीं जाएगा। अब वो 15 दिन पढ़ के 60% ला रहा है, उसके दिमाग में क्या आ गई कि भाई 15 दिन पढ़ के इतने लाए जा सकते हैं, मेहनत क्यों करें। अब जब कंपटीशन की बात आती है तो उसमें पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ता है, उसको अच्छी तरह खंगालना पड़ता है, फिर उसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं, तब जाके कहीं होता है। तो उसकी आदत तो पहले खराब हो जाती है। वो पहले पूरा सिलेबस पढ़ने की आदत नहीं, अब एन वक्त पे वो पढ़ेगा नहीं। कोई भी कैंडिडेट है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उस दौरान उसको लगता है कि वो ये करे ये ना करे, और जैसे लंबे समय तक तैयारी नहीं करना, और अचानक से उसको वो 1 वीक पासबुक का जो जमाना चल पड़ा है उस पर आ जाता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं घातक साबित नहीं होती क्या? जी देखिए, कंपटीशन में क्या नियम है कि आपको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, क्योंकि आज के दौर में हम ये तय नहीं कर सकते कि ये सेगमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो घटनाएं वर्तमान में चल रही हैं, जैसे मैंने बताया पिछले सेगमेंट में कि हमारे देश में से निर्वाचन आयोग ने कोई निर्णय लिया, मान लीजिए, है ना, या मान लीजिए कोई भूगोल में कोई नया बदलाव आया, जैसे अभी कल परसों अखबार में था कि भाई अफ्रीका की जो भ्रष्ट घाटी वो चौड़ी हो रही है, उसके आसपास के देशों में बारे में पूछ सकते हैं। बाकी पूरा सिलेबस आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा शॉर्टकट सफलता का माध्यम कभी नहीं हो सकता है। देखिए, खासतौर पर जब अपने एक साधारण जो क्लासेज हैं, चाहे 8वीं 10वीं 12वीं, उनमें भी बच्चे को तैयारी करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और यहाँ तो अवसर कम और मेहनत ज़्यादा मांगते हैं। तो ये चीज़ किन लोगों पर डिपेंड करती है? आपका क्या सुझाव है कि किस व्यक्ति को इसके लिए आगे आना चाहिए तैयारी के लिए, न कि दिखावे में? बाकायदा अगर उसको उसमें रुचि हो तभी आना चाहिए। देखिए, सफल कोई भी हो सकता है। मेरा अनुभव ये रहा है, जैसे चूरू में जो विद्यार्थी ग्रेस मार्क्स से पास हुए थे 10वीं में 12वीं में, वो कंपटीशन में टॉप करते हैं, और जो विद्यार्थी टॉपर रह चुके हैं, इवन मेरिट होल्डर भी रह चुके हैं, तो उनका भी चयन नहीं होता है। तो चयन के लिए कोई पूर्व निर्धारित मापदंड नहीं है। हाँ,
कंपटीशन का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करेंगे तो आप भी सफल हो सकते हैं। तो हम कोई श्रेणी नहीं बांट सकते हैं कि भाई यही विद्यार्थी सफल होंगे क्या। और हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो हम भी ये मानते हैं कि भाई सबकी सफलता सुनिश्चित होनी चाहिए, हमारे लिए कोई इसमें वर्गवार नहीं होता है और एक टीचर को ऐसा करना भी नहीं चाहिए। ये उनके लिए तो सभी जो समान है सभी। उल्टे जो कमजोर है या जिसका ध्यान कम लग पा रहा है, जी जी, बताने में समझाने में अगर पकड़ने में थोड़ा सा कठिनाई हो रही है तो शिक्षक का ही दायित्व बनता है कि वो उस पर ज्यादा फोकस करे। सर एक बात मैं थोड़ा सा सुधारना चाहूँगा, कमजोर कोई भी विद्यार्थी नहीं होता है, मेरा ये मानना है। ठीक है, किसी का विज्ञान में इंटरेस्ट नहीं है, किसी का गणित में इंटरेस्ट नहीं है, किसी का इतिहास में नहीं है, तो कमजोर कोई भी नहीं होता है। हालांकि कई स्टूडेंट आते हैं वो कहते हैं भी हम जीके में 0 हैं, हमें आप तैयारी करवाइए। तो मैं उनको कहता हूँ कि 0 नहीं है आप ग्रेजुएट हैं, आपने बीएड कर रखा है। बस ये है कि जो विषय आपको समझ में नहीं आता है उसको ढंग से पढ़िए, और हर विषय को पढ़ने का एक तरीका होता है, ढंग से पढ़ेंगे तो सफलता मिल जाएगी। आमतौर पर आपकी कोचिंग में जो भी स्टूडेंट आते हैं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें किस तरह की एग्जाम दे रहे होते हैं? अपने चूरू के माहौल के हिसाब से जो जितने लोगों की लालसा रहती है कि मुझे इस सब्जेक्ट में जाना है या इस डिपार्टमेंट की तैयारी करनी है, कोई बड़े आईएएस आरएस के एग्जाम की बजाय छोटे एग्जाम हैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, तो आपका क्या नज़रिया रहता है और किस तरह से आप समझाते हैं? और आज इस मंच के माध्यम से आप क्या बताना चाहेंगे कि अपने चूरू के एटमॉस्फेयर के हिसाब से और जो भी युवा है उसको इस चीज़ के लिए तैयारी करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मेरा 5 साल का अनुभव है यहाँ पर, चूरू के विद्यार्थियों में पोटेंशियल बहुत है, क्षमता बहुत है। विद्यार्थी जैसे मेरे पास रामगढ़ से, फतेहपुर से, आसपास से पढ़ने आते हैं। कई लोग, जैसे सर्दियाँ यहाँ कितनी मतलब खतरनाक होती है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो भी यहाँ आसपास के गाँव से विद्यार्थी बसों में, बाइक में, सुबह के बैच में भी आते थे। तो पढ़ने का उनमें मादा बहुत है, जुनून बहुत है, कमी नहीं है, इंटेलिजेंट भी बहुत है, स्ट्रगल भी बहुत करते हैं। लेकिन उनकी जो सोच है ना वो ज़्यादा ये है कि हम टीचिंग एग्जाम में सिलेक्ट हो जाएं, फर्स्ट ग्रेड हुआ, सेकंड ग्रेड हुआ या थर्ड ग्रेड हुआ, ये चीज़ है जहाँ भी लगे। हाँ, जबकि मेरा ये मानना है कि अगर ये विद्यार्थी सिविल सेवाओं की तैयारी करें तो इनमें भी इनमें करियर बना सकते हैं। बस ये बड़ी सोच रखनी जरूरी है। बाकी देखिए, पिछले 5 सालों में चयन हुई है चूरू से, अच्छी रैंक पे चयन हुए। सिविल सेवाओं में माना जाता है कि टफ कंपटीशन होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जी देखिए, वो 3 चरण का एग्जाम है। पहले प्री एग्जाम होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, फिर मेंस होगा, उसमें डिस्क्रिप्टिव आएंगे, लिखना पड़ेगा, और इंटरव्यू होगा। तो एक तो समय लगता है और दायरा भी थोड़ा बड़ा है, लेकिन सही समय भी शुरुआत करें तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। पेशेंस की भूमिका ज़्यादा है, दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आती। तो ये जो पेशेंस है ये किस प्रकार से जो भी एक छात्र तैयारी कर रहा है, लंबा समय रहता है, कई बार उसको 3 महीने तैयारी करनी पड़ती है, कई बार 6 महीने तक उसको पढ़ना पड़ता है, सही बात है, किसी भी एग्जाम के लिए। तो इन सब चीज़ों पे फोकस रखने के लिए, पढ़ाई पर एकाग्रचित रहने के लिए क्या करना चाहिए और आप क्या किस तरह से गाइड करते हैं, क्योंकि ये भी आपकी कोचिंग का एक माध्यम, एक इश्यू माना जाता है? जी देखिए, हमारा इरादा ये है कि जो विद्यार्थी पढ़ रहा है, शिक्षा ग्रहण करे, वो अपने जीवन में सफल हो जाए। उसके लिए उसमें पेशेंस भी ज़रूरी है, सेल्फ मोटिवेशन भी ज़रूरी है, और समय के साथ बदलना भी ज़रूरी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ बीच में मेडिटेशन के कैंप लगाते हैं, जैसे हास्यासन वगैरह के हम कैंप लगाते हैं। इसके अलावा हम करियर काउंसलर्स को बुलाते हैं कि भाई आपने इतनी क्वालिफिकेशन ली है, बदलते दौर में आप और क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत जरूरी हैं। हाँ जी, बिल्कुल। बाकी एक समझदार व्यक्ति है, वो समझता है कि एक लंबी लड़ाई है, मुझे बीच में ब्रेक भी लेना पड़ेगा, कई बार निराशा भी आ जाती है, लेकिन फिर उसे मोटिवेट कर दिया जाता है। तो ये जीवन का एक दौर है। मेरा ये मानना है कि आप जैसे अपने जीवन को जीते हैं, प्रतियोगी परीक्षा भी उसी का पार्ट है, उससे अलग नहीं है। हाँ जी। तो देवेंद्र जी, जो बातें सामने आती है कि सरकार भी है वो महिला और पुरुष में कहीं ना कहीं इस चीज़ को तवज्जो देती है कि जो महिला कैंडिडेट है उनको वरीयता दी जाए, चाहे भले ही उम्र में या पदों में या उनकी जो क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग अलग से उनकी भर्तियां भी दी जाती है। इसमें जो रिजर्वेशन भी रहती है। हाँ जी, जो एग्ज़ाम जैसे सिविल सर्विसेज हैं, आरजेएस हैं, और जैसे महिला पर्यवेक्षक किसी भर्ती है, तो इनमें महिलाओं को जैसे सामान्य में तो 30% आरक्षण है, महिला पर्यवेक्षक भर्ती में 75% पद महिलाओं के लिए। और मेरा भी ये मानना है, और पूरे दुनिया में मानते हैं कि महिलाएं जो है वो बेहतर मैनेजमेंट कर सकती हैं। जैसे आप अमेरिका में देखिए, कनाडा में देखिए, ज़्यादातर जो मैनेजरियल पोस्ट हैं, जो प्रबंधकीय पद हैं, वो महिलाओं के लिए आरक्षित ही होते हैं।
तो महिलाओं के लिए तो अपार संभावना इसमें। देखिए महिलाएं तो पूरा घर संभालती है जी बिल्कुल, क्योंकि पुरुष तो अक्सर काम रहता है कि भाई व्यापार करना या व्यवसाय करना या नौकरी करना, और जो महीने की तनख्वाह है या एक मोटी रकम दे देना और उसके बाद में पूरे महीने का बजट बैठा के चलना, ये एक मातृशक्ति नारी शक्ति का ही एक खास दायित्व रहता है। तो इसमें अगर उनको थोड़ा सा अगर वो एडवांस सोचे और थोड़ी सी तैयारी ज्यादा करें तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिल सकती है। जी बिल्कुल। शुरू में मैंने देखा पिछले 3 सालों में महिलाएं खूब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करती हैं और मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूँ। मेरे पास जैसे ज्यादातर स्कूलों में पढ़ाने वाली टीचर्स ही आती हैं, वो अपने स्कूल में पढ़ा भी रही हैं, अपना घर भी संभाल रही हैं, पढ़ भी रही हैं और लगातार मेहनत कर रही हैं, और कईयों का चयन भी हुआ है। बहुआयामी व्यक्तित्व, और मतलब मैं कई लोगों को देख के आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। उनकी दिनचर्या वो कई बार शेयर करते हैं, भाई हम एक घर के मेंबर की तरह हो जाते हैं कि सर हम सुबह 4 बजे उठते हैं और रात को 12 बजे तक लगातार लगे रहते हैं। इसके बीच में पढ़ाई का समय निकालना, मोटिवेशन लेना और पूरा मैनेज करना, हेड्स ऑफ है इस काम के लिए, गजब की उनमें शक्ति है। वाकई देखिए नारी शक्ति को इसीलिए लोग सलाम करते हैं, कहीं न कहीं एक अलग उनमें जीवटता रहती है, और ये इससे पुरुषों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि जो महिला है वो किसी भी मामले में कमतर नहीं है। देवेंद्र जी, ये जो एग्जाम की बातें हम कर रहे हैं और अभी जो आने वाला समय है, ये साल तो कम से कम जो सरकारी भर्तियां हैं उन्हीं से सराबोर है। सरकार ने यूं कहते हैं कि एकदम से छप्पर फाड़ के भर्तियां निकाली है, तो इसके लिए जो यूथ हैं, जो निराश बैठे थे बेरोजगार, उनके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है। कई बार लगता है कि जो एग्जाम दे दिया जाता है उसके बावजूद भी जब एक बहुत लंबी छोटी प्रक्रिया में गुजरना पड़ता है और अपॉइंटमेंट मिलता है, वहां तक व्यक्ति का जो एक उत्साह है वो कम हो जाता है। जी, क्या कारण रहता है? देखिए 2 चीजें हैं सर। एक थिंकर ने कहा है कि अगर आप किसी भी चीज को पाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं और मतलब हर संभव प्रयास करने के बाद में सफलता आपको नहीं मिलती, तो भविष्य का इंतजार करिए। उस चीज से बड़ी या उससे बड़ा जो दायरा है वो भविष्य में आपके लिए है। भगवान ने, कुदरत ने, अल्लाह ने आपके लिए वो कर रखा है, और अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं फिर आप असफल हो गए तो आप उसके काबिल ही नहीं थे। इन 2 बातों अगर कोई व्यक्ति समझ जाए तो तनाव में वो नहीं आता है। वो जरूरी है समझना, वो समझ, ये दर्शन है जीवन का। अगर आपने मेहनत नहीं की है तो आप उसके लायक नहीं है, और मेहनत करके भी सफलता नहीं मिल रही है तो समय का वेट करिए, उससे बड़ा आपके लिए अवसर भविष्य में। देखिए आपके पास जो जितने भी एक साथ में एक बैच में आते हैं, जैसे 200, 300, 500 एक बैच है, ठीक है। अब उनमें जो आप जिनको पढ़ा रहे हैं या आप उस टाइम जब क्लास ले रहे होते हैं तो आपको भी पता रहता है कि कौन सा व्यक्ति जो सामने बैठा है, यूथ है, वो लड़का है, लड़की, महिला जो भी है, वो उस चीज पे पूरा आपकी बात पे एकदम इंट्रैक्शन ले रहा है, बात पे समझ रहा है, और कहीं ना कहीं लगता है कि आप बता रहे हैं लेकिन कहते हैं कि ऊपर से निकल रही है बात। तो ऐसा भी कोई मामला आता होगा तो उन लोगों के लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे कि पैसे लगाकर, मतलब बुक्स के पैसे लगते हैं, तैयारी करते हैं, एग्जाम फीस लगती है, इतना टाइम वो पूरा डेडिकेट करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो सिर्फ और सिर्फ अगर किसी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो सिर्फ जीवटता के साथ उसी में जुटे रहें? देखिए सर, हमारा और इरादा ही रहता है, पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि अपनी पूरा सामाजिकता से दूर होकर के पढ़ाई करना एक मुश्किल टास्क है। हम जैसे यहाँ बैठे हुए किताब लेकर बैठ जाएंगे तो एक क्या पैसिव मीन्स है, शब्द होते हैं उनको समझना और फिर उनको याद करते हुए चलना एक मुश्किल कार्य तो है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोचिंग क्लास में, अपनी क्लासेस में उस पढ़ाई को मनोरंजक बना देते हैं। जैसे मैं चित्र बना के पढ़ाता हूँ, साइकोलॉजी में नए नए उदाहरणों से पढ़ाता हूँ, तो वो मजा आता है क्लास के अंदर। और हम एक लाइट माहौल रखते हैं, विद्यार्थी अगर तनाव में आएगा वो पढ़ नहीं पाएगा। बाकी क्या होता है, जब टीचर को अनुभव हो जाता है, जैसे मुझे लगभग 10 साल का अनुभव है, तो सामने बैठे व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है उसकी आई कांटेक्ट से पता चल जाएगा। अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो गंभीर होकर बोर्ड की तरफ देखेगा, नहीं है तो थोड़ा इधर उधर होगा। उस माहौल को भांप करके हम चेंज कर देते हैं अपने पढ़ाने का तरीका। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, नहीं अक्सर जैसे अभी आपने बताया कि जो बड़ी नौकरियां हैं उसके लिए भी हम तैयारी करते रहते हैं, लेकिन कहीं लगता है कि IAS, RS जैसे एग्जाम में अगर हम सफल नहीं हो पा रहे हैं तो उसके लिए उत्साह कम नहीं होना चाहिए। जी जी, देखिए आपको अपनी जो आपकी क्वालिफिकेशन है या जो आपकी पोटेंसी है उसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई निचले जॉब के लिए भी तैयारी करें तो भी उसमें सफल रह सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जितने बड़ी परीक्षा की आप तैयारी करेंगे तो आपका जीके का और नॉलेज का दायरा बढ़ेगा। उसके बाद में उससे निचला जो स्तर है उसमें तो चयन हो ही जाएगा। जैसे जो लोग IAS की तैयारी करते हैं उनका बैंक PO के अंदर या
ये जो जितने भी डिपार्टमेंट में सीईओज की पोस्ट निकलती है उनमें तो हो ही जाता है। जैसे ये कस्टम डिपार्टमेंट्स में भी बिल्कुल काफी भर्तियां, एलाइड सर्विस भी है, एलाइड भी वो भी काफी सपोर्ट करती है। जी बिल्कुल। तो तैयारी जितनी आप बड़ी करेंगे तो उसके स्तर के नीचे की जो परीक्षाएं हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा जो सिविल सर्विस की तैयारी कर लेता है उसके लिए बैंकिंग का है या उसके अलावा जो डिपार्टमेंट्स की भर्ती है तो उनमें चयन आसान हो जाता है। जी, ये बात वाकई बहुत अच्छी बात की देवेंद्र आपने, और हमें लगता है कि ये ऐसा एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर पार्ट 2 तो बनता ही, जैसे फिल्म का पार्ट 2 आता है, तो उस तरह से देवेंद्र को हम फिर से बुलाएंगे, क्योंकि जो बातें सारगर्भित बातें आई है सामने, उन बातों का सार यही है कि आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और ये जो साल है, ये साल सभी यूथ के लिए महत्वपूर्ण है जो खास तौर पर सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं। जी सर। उनके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है, और आप सरकार द्वारा देय योजनाओं का और उनकी जो सरकार ने घोषणाओं का पिटारा खोला है, सरकार ने जो नौकरियां खोली है, उनके लिए आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से आप राय कर सकते हैं, अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, और किस सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं इसके लिए भी आप गाइड ले सकते हैं। क्यों? जी हाँ बिल्कुल सर। क्योंकि ये भी एक सिलेक्शन करना कि मुझे इस विषय के लिए जाना है या इस विषय के लिए नहीं जाना है, इसके लिए भी तैयारी करना एक महत्वपूर्ण विषय है। जी हाँ, कोचिंग जो है वो एक रास्ता दिखाती है। भाई हमारे पास जो लोग आते हैं, कई पीएचडी किए भी आते हैं, एमए बीएड भी आते हैं, तो क्या होता है हमारा एक फील्ड में एक्सपर्टाइजेशन है कि भाई किसी विषय को कैसे पढ़ना है और आपको किस तरह से तैयारी करनी है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो मैं पहले बताना भूल गया था कि आज के दौर में श्रमण बनना जरूरी है, श्रमिक बनना जरूरी नहीं है। जैसे आपको कहीं खेत में कुआं खोदना है तो एक तो आप पूरा खेत खोद डालेंगे, दूसरा किसी एक एक्सपर्ट व्यक्ति से कहेंगे भाई यहाँ पर पानी का सोर्स है, वहाँ खोदेंगे। तो आजकल क्या है, पढ़ने का तरीका स्मार्ट होना चाहिए। से आपको कोई चीज़ नहीं समझ में, तुरंत नेट के ऊपर गूगल से सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा। जिस चीज़ को आप विजुअली देख लेंगे उसको भूलेंगे नहीं। दूसरा, पेपर अटेम्प्ट करने का भी एक तरीका होता है। आरपीएससी, यूपीएससी, एसएससी क्या चाहती है कि 2 घंटे के अंदर ऐसा क्वेश्चन बनाए कि आपकी इंटेलिजेंस चेक हो जाए, वो सामने आए, आपकी बुद्धिमानी की जांच हो जाए, आपकी ज्ञान की परीक्षा करना नहीं होता है। इसमें क्या होता है सर, 4 ऑप्शन आते हैं, तो आपको उन 4 ऑप्शन में से अपने उत्तर तक पहुंचना है नजदीकी रूप से। इसकी भी एक टेक्निक है, उसको हम सिलेक्शन रिजेक्शन प्रोसेस कहते हैं, वो हम अपनी क्लासेज में स्टूडेंट को बताते रहते हैं। तो सिर्फ पढ़ना आज चयन का पैमाना नहीं है, कैसे पढ़ना है और परीक्षा कैसे देनी है वो दिन इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी हमारा अनुभव रहा है पिछली भर्तियों में, कई विद्यार्थी परीक्षा से पहले नर्वस हो जाते हैं, एकदम से खाना पीना छोड़ देते हैं, रात की नींद गायब हो जाती है। जैसे पिछली बार एक अनुभव रहा है, मेरे पास एक स्टूडेंट का फोन आया, बोले लगता है मैं फेल हो जाऊंगी। मैंने कहा ऐसा क्यों लगता है? बोले बस लग रहा है। तो मैंने कहा आप ये भी सोचो ना कि आप टॉप कर जाओगे, सोचना ही तो है आपको, और फेल कब होगे वो नहीं पता, क्योंकि रिजल्ट के दिन का आप पता नहीं कब आएगा। तो बिना मतलब सोचना क्या है, बेवजह नहीं हो। चलिए, बेवजह का तनाव है, बेवजह का तनाव है वो दूर रहना बहुत जरूरी है। और हमें भी अब वक्त कह रहा है कि एक फिर से हम देवेंद्र के साथ बैठेंगे और नई सिरे से नई शुरुआत करेंगे। देवेंद्र आप आए और यूथ के लिए इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मुलाकात कार्यक्रम से अब हम लेंगे नवती। तमाम दर्शकों को हमारा नमस्कार। नमस्कार।